93 टेस्ट मैचेस में 439 विकेट्स, 26 बार 5 विकेट हॉल और 3 बार 10 विकेट हॉल। ये सब स्टैट्स अलग अलग बॉलर्स के नहीं है, बल्कि एक ऐसे बॉलर के हैं जिसने बतौर फास्ट बॉलर अपने एरा में पूरी दुनिया को डरा के रखा हुआ था। 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विंग कराना कुछ रेयर बॉलर्स ही कर पाया और ये गेंदबाज उनमें से एक था। साउथ अफ्रीका के लेजेंडरी एंड आर्ग्यूबली हमारी जनरेशन के बेस्ट फास्ट बॉलर डेल स्टेन को आखिर कौन नहीं जानता। आज हम उसी डेल स्टेन के बारे में बात करने वाले हैं जिसने अपनी गेंदबाजी से पूरे क्रिकेटिंग वर्ल्ड को हिला के रखा हुआ था, जो 150 प्लस की स्पीड के साथ बॉल को स्विंग करा सकता था एंड जो अपने एरा में कई साल तक नंबर 1 भी रहा और जिसने सचिन तेंदुलकर से लेकर रोहित शर्मा को भी परेशान कर दिया। बट आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस लेजेंडरी गेंदबाज को अपने लेट 30s में ही रिटायरमेंट लेने पड़ गया एंड आज वो यूएसए में बॉलिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आता है। तो डेल स्टेन जैसे लेजेंडरी बॉलर के करियर की शुरुआत 2004 में हो गई थी, जहां एक बेहतरीन फर्स्ट क्लास करियर होने के बाद साउथ अफ्रीकन टीम सिलेक्शन कमेटी ने उन पर भरोसा दिखाया और 2004-05 में होने वाली टेस्ट सीरीज के स्क्वाड में उन्हें सेलेक्ट कर लिया गया। वो 21 साल का यंग बॉलर अपने एग्रेशन और फास्ट बॉलिंग को लेकर पैशन की वजह से स्क्वाड में जगह बना लेता है, मगर अपने डेब्यू सीरीज में कुछ कमाल नहीं कर पाता। उनका डेब्यू टेस्ट मैच हालांकि बहुत शानदार जाता है, जहाँ वो 3 विकेट ले लेते हैं, लेकिन अगले 2 मैचेस में कंबाइंड 5 विकेट ही ले पाते हैं एंड इवन उन्हें 4 टेस्ट से ड्रॉप भी कर दिया जाता है एंड अनफॉर्चुनेटली वो 4 टेस्ट मैच इंग्लैंड 77 रन से जीत जाती है। अब हालांकि उनकी ओवरऑल डेब्यू सीरीज उतनी खास इंप्रेसिव नहीं जाती है, लेकिन जैसा उनका एक्शन और एग्रेशन दिखता था बॉलिंग करते टाइम, सभी को इतना आइडिया लग चुका था कि अगर उन्होंने अपनी बॉलिंग पे वर्क करा तो वो आगे आने वाले सालों में एक बेहतरीन गेंदबाज बन सकते हैं और डेल स्टेन कुछ ऐसा ही करते हैं। टेस्ट सीरीज में ड्रॉप होने के बाद वो अपने डोमेस्टिक टीम की तरफ से क्रिकेट खेलने चले गए और कुछ ही महीनों में उन्होंने काउंटी क्रिकेट के लिए इंग्लैंड की एसेक्स टीम को ज्वाइन कर लिया। काउंटी क्रिकेट में उनका परफॉर्मेंस उतना कुछ खास नहीं रहता है, जहां उनका एवरेज भी 59 तक गिर जाता है और अपनी लाइन लेंथ भी वो बॉलिंग करते टाइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उनका 2005 और 6 में टाइटंस के लिए सीजन बहुत ब्रिलियंट जाता है, जिसकी वजह से स्टेन की वापसी साउथ अफ्रीकन टेस्ट टीम में हो जाती है। इसी बीच स्टेन को ओडीआई डेब्यू करने का भी मौका मिल जाता है, जहां वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वीबी सीरीज में अपना पहला ओडीआई खेलते हैं, लेकिन उसमें वो कुछ खास नहीं कर पाते और टीम से फिर से ड्रॉप हो जाते हैं। अगर मुझे डेल स्टेन के करियर के इनिशियल फेज को समराइज करना हो, जो कि उनका 2004 से 2006 तक का था, तो उसमें वो कई बार एवरेज परफॉर्मेंस की वजह से ड्रॉप तक हुए हैं और डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस को डे बाय डे इंप्रूव करके टीम में वापस जगह बना लेते थे। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपनी फास्ट बॉलिंग को काफी ज्यादा इंप्रूव किया और फिर चाहे हम बात करें रॉ पेस की या फिर वेरिएशन की, उसमें डेल स्टेन कहीं ना कहीं अपना मैक्सिमम पोटेंशियल रीच कर रहे थे। लेकिन उनका प्राइम अभी आना बाकी था, जो कि 2007 से 2011 तक था। जितनी मेहनत उन्होंने पिछले कुछ सालों में करी थी वो सब रंग देने वाली थी, क्योंकि दुनिया को अब ऐसा फास्ट बॉलर मिलने वाला था जो किसी ने उस समय पे विटनेस भी नहीं किया था। हमने उस पॉइंट तक फास्ट बॉलर्स तो कई देखे थे, लाइक माइकल होल्डिंग, ब्रेट ली, ग्लेन मैकग्राथ, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, जिनमें से कुछ के पास रॉ पेस और कुछ के पास स्विंग थी, लेकिन दोनों चीजों को कंबाइन करके एक डेडली मिक्सचर पकड़ा देना, ऐसा कुछ जादू डेल स्टेन दिखाने वाले थे, जो कि सभी के लिए नया होने वाला था। 2007 में डेल स्टेन अपनी पीक को पकड़ना स्टार्ट करते हैं और इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में काफी कमाल का प्रदर्शन करते हैं। वो 2006-07 वाली सीरीज आखिर कौन ही भूल सकता है, जहां टेस्ट मैच हारने के बाद डेल स्टेन के 6 विकेट हॉल की बदौलत साउथ अफ्रीका ने एक बार फिर अपने घर में इंडिया को टेस्ट सीरीज में हरा दिया था। इस स्टेज पे स्टेन कमाल की पेस के साथ बॉलिंग कर रहे थे। एक तो वो उस टाइम पर काफी यंग थे, उनकी एज ऑलमोस्ट 24 इयर्स थी और वो एवरेज 140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल डाल रहे थे, जो कि काफी कमाल की बात थी। लेकिन इसकी वजह से उन्हें इंजरीज का भी काफी सामना करना पड़ रहा था, लेकिन सीरीज के एंड में वो कमबैक करके पूरे वर्ल्ड के आगे अपनी छाप छोड़ देते हैं। टेस्ट क्रिकेट में कमाल दिखाने के साथ साथ वो ओडीआई क्रिकेट में भी कमबैक कर लेते हैं और ये वो वक्त था जिसके बाद डेल स्टेन ने कई सालों तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2007 में स्टेन ने केवल 17 की एवरेज से 57 विकेट्स तो लिए ही, मगर 2008 में उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को एक तरफा डोमिनेट करके रख दिया था। साल 2008 को कोई भी डेल स्टेन का फैन नहीं भूल सकता। न केवल इस टाइम क्रिकेट फिर से अपने पीक पर था, लेकिन स्टेन की तरफ से हमें उनके करियर की ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी। सबसे पहले वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज में विनिंग परफॉर्मेंस आई, जहां 20 विकेट के साथ उन्होंने मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी लिया, बट ये सब उस बॉलिंग के सामने कुछ नहीं था जो कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ और आगे जाके उसी साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दिखाई थी। 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया जाती है और हम सभी को पता है कि कोई ओवरसीज टीम कितनी भी स्ट्रांग हो, उसका इंडिया में टेस्ट में आके जो हाल होता है वो हम सबको ऑलरेडी पता ही है। लेकिन यहीं पे डेल स्टेन ने सभी को शॉक करके रख दिया था। न केवल पहले टेस्ट मैच में 4 विकेट हॉल लेके टीम को डिफीट से बचाया, मगर नेक्स्ट मैच में साउथ अफ्रीका को जीत भी दिलाई। हालांकि साउथ अफ्रीका 3rd मैच हार गई, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज डेल स्टेन ने इंडिया को
बैकफुट पे रखा था। ऐसा कई सालों में पहली बार हो रहा था कि कोई ओवरसीज फास्ट बॉलर इंडिया में आके इस हिसाब की ब्रूटल बॉलिंग कर रहा हो, और इसे हम कोई तुक्का भी नहीं कह सकते, क्योंकि सेम स्टोरी रिपीट हुई थी 2 साल बाद, यानी कि 2010 में, जहां वापस से साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया आई थी 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेलने के लिए। और पहले टेस्ट में, जो कि नागपुर में था, उसमें डेल स्टेन ने इंडियन बैटिंग लाइनअप को चीर कर रख दिया था। स्विंग के बाद स्विंग, पेस के बाद पेस, ऐसा लग रहा था कि डेल स्टेन जिस पिच पे बॉलिंग कर रहे हो वो नागपुर की नहीं बल्कि जोहान्सबर्ग की हो। उस इंडियन पिच पे कुछ ही ओवर्स में स्टेन ने बॉल को रिवर्स स्विंग कराना भी शुरू कर दिया था, जो कि आज तक किसी के समझ नहीं आया कि इतनी एक्यूरेसी से स्टेन ने उस दिन ये सब कैसे करा। उस दिन स्टेन ने नागपुर की उस बैटिंग पिच को प्रॉपर बॉलिंग पिच बना के छोड़ दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन वो 7 विकेट हॉल अब तक का स्टेन का बेस्ट स्पेल है इंडिया में। हालांकि इंडिया नेक्स्ट मैच जीत जाती है एंड ओवरऑल सीरीज ड्रॉ हो जाती है, मगर आज भी कोई उस नागपुर स्पेल को देखता है तो गूज़बम्प्स के साथ साथ डर भी लगता है। अगर 2008 में वापस जाए तो न केवल साउथ अफ्रीका वो सीरीज अगेंस्ट ऑल द ऑड ड्रॉ करती है, मगर साथ में डेल स्टेन भी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच जाते हैं। एंड इस पॉइंट से लेकर 2014 तक ये वो पोजीशन है जो कि डेल स्टेन ने नहीं छोड़ी। यस, यू हर्ड इट राइट। इसी बात से पता चल जाता है कि डेल स्टेन का प्राइम कितना नेक्स्ट लेवल था। ऑलमोस्ट 6 साल तक नंबर 1 की पोजीशन पर बैठे रहना, दैट्स रियली अमेजिंग। इंडिया में सीरीज ड्रॉ हो जाती है और अब सभी जगह स्टेन की चर्चा हो रही थी और सभी साउथ अफ्रीकन फैन स्टेन पे ही होप लगाए बैठे थे कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ महीनों बाद सीरीज होगी उसमें वो 2006 की टेस्ट सीरीज का बदला भी ले गए, जहां 2006 में ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को उन्हीं के घर पे हरा दिया था। और एग्जैक्टली कुछ वैसा ही होता है। साउथ अफ्रीकन टीम 2008-9 में ऑस्ट्रेलिया जाती है और 16 सालों में पहली टीम बन के रह जाती है जिसने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के घर पे हराया हो। इस विक्ट्री के हीरो एज यूजुअल स्टेन ही होते हैं। वो हार जितनी ऑस्ट्रेलिया के लिए शर्मनाक थी, उतनी ही गर्व की बात थी साउथ अफ्रीका और डेल स्टेन दोनों के लिए। उस साल डेल स्टेन टोटल 90 विकेट्स लेते हैं और आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी बन जाते हैं। वो उस साल में अनस्टॉपेबल लग रहे थे। इसका अंदाज आप इस बात से लगा सकते हो कि जितने टोटल विकेट्स उन्होंने अपने करियर के इनिशियल ईयर्स में लिए थे, उतने ही विकेट्स उन्होंने 2008 में ले लिए थे, जो कि काफी नेक्स्ट लेवल चीज थी, क्योंकि ये चीज उनके अंदर के ट्रू पोटेंशियल को साफ साफ दिखाती है। 2009 और 2010 में भी स्टेन तीनों फॉर्मेट्स में कमाल की बॉलिंग करते हैं और साउथ अफ्रीका को कंसिस्टेंटली सीरीज में जीत भी दिलवाते हैं। वो साउथ अफ्रीका प्राइम साउथ अफ्रीका का रूप ले चुकी थी एंड उसका सोल रीजन वाज नन अदर देन डेल स्टेन हिमसेल्फ। हर साल 50 से ज्यादा विकेट्स लेना और 24 से 25 की एवरेज मेंटेन करना अब स्टेन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उनका यही फॉर्म हमें 2011 के वर्ल्ड कप में भी देखने को मिला, जहां ओवरऑल टूर्नामेंट में उन्होंने अपने कैलिबर के हिसाब से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन इंडिया के खिलाफ 5 for 50 का स्पेल डाल के साउथ अफ्रीका की जीत में कंट्रीब्यूट जरूर किया था। और मजे की बात यह है कि वो ग्राउंड भी नागपुर में ही था और नागपुर के उस ग्राउंड पर 1 साल पहले स्टेन क्या ही कमाल करके आ रहे थे ये हम सबको पता ही है। साउथ अफ्रीका उस वर्ल्ड कप में कुछ खास परफॉर्म तो नहीं कर पाई, लेकिन डेल स्टेन को उस वर्ल्ड कप की आईसीसी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भी शामिल किया गया था। ये तो रहा उनका 2008 से 2011 तक का फेज, जो कि उनका पीक माना जा रहा था, लेकिन असली पीक यानी प्राइम आना भी बाकी था, जो कि 2012 से 2014 तक चला। एज डेल स्टेन 2012 से अपनी पीक को ऑलमोस्ट डबल कर लेते हैं। ज्यादातर फास्ट बॉलर का प्राइम पीरियड 4 से 5 सालों तक ही होता है, लेकिन स्टेन की कंसिस्टेंसी ओवर द टाइम ही उन्हें काफी स्पेशल बनाती है। 2012 में तो उन्होंने अपनी कमाल की बॉलिंग कंटिन्यू करी, लेकिन 2013 में उन्होंने अपने 300 टेस्ट विकेट भी पूरे कर लिए। उन्हें ये कारनामा करने के लिए केवल 61 टेस्ट मैचेस ही लगे और ऐसा करने वाले वो 4th फास्ट बॉलर भी बने थे। यानी 2004 में डेब्यू करने वाले डेल स्टेन अब प्राइम मैल्कम मार्शल और सर रिचर्ड हैडली को टक्कर दे रहे थे। इसी फॉर्म को उन्होंने 2014 तक कंटिन्यू रखा, जहां कोई और दूसरा बॉलर उनके आसपास तक नहीं था। हाँ, 2014 में मिचेल जॉनसन एक डिबेट हो सकते हैं, लेकिन उस साल उनकी बॉलिंग में उतनी स्विंग देखने को नहीं मिली जितनी डेल स्टेन कंसिस्टेंटली दिखा रहे थे। इस पीरियड के दौरान उन्होंने हर साल 60+ इंटरनेशनल विकेट्स लिए, जो कि एक पेसर के लिए काफी एक्सेप्शनल है। इसी दौरान उन्होंने एक बार फिर से साउथ अफ्रीका को टेस्ट रैंकिंग पे नंबर 1 पर पहुंचाया और सेम टाइम पर हर फॉर्मेट में नंबर 1 रहने वाली कोई टीम साउथ अफ्रीका बनी। और 2012 में तो साउथ अफ्रीका की टीम हर फॉर्मेट में नंबर 1 पर थी। 2007 से 2014 तक डेल स्टेन कंसिस्टेंटली टॉप 5 रैंकिंग्स में तो रहते ही थे और पूरे 263 वीक्स तक डेल स्टेन ने नंबर 1 की पोजीशन को होल्ड किया। वो प्राइम उनका इतना ब्रूटल था कि ना केवल लेट 2010s में उन्होंने सचिन, पॉन्टिंग और संगकारा को परेशान किया, लेकिन कुछ सालों बाद यंग रोहित और कोहली को भी बैकफुट पे रखा। आज भी अगर रोहित शर्मा और विराट कोहली से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि उनके करियर में सबसे डेंजरस बॉलर कौन है जो वो फेस नहीं करना चाहते थे, तो सामने से केवल एक ही जवाब आता है, डेल स्टेन। और मजे की बात यह है कि उन्होंने स्टेन को उतना फेस किया भी नहीं है जितना उनसे पिछले जनरेशन के प्लेयर्स ने किया था। इस बात से ही हमें स्टेन की लॉन्गेविटी और प्राइम का आइडिया लग जाता है। राहुल द्रविड़ एक इंटरव्यू में खुद बोलते हैं, एक्सेप्ट द इन स्विंग डेल स्टेन हैड ऑल द अदर एलिमेंट्स व्हिच अ फास्ट बॉलर नीड। और ये वो बंदा बोल रहा है जिस
जिसने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा बॉल्स फेस करी हो, 31,258 बॉल्स, एंड जिसे पूरा क्रिकेटिंग वर्ल्ड द वॉल के नाम से जानता है। इस पॉइंट तक डेल स्टेन वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर तो थे ही, लेकिन जब वे बॉलिंग करते थे तो फील्ड पर उनका एक अलग ही ऑरा क्रिएट हो जाता था। इसे हम उस डर के माहौल से कंपेयर कर सकते हैं जो कि हमें वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर से देखने को मिलता था इन 80s, या फिर जब ब्रेट ली और मैकग्राथ बॉलिंग करा करते थे। ऐसा कोई वेरिएशन नहीं था जो स्टेन ने यूज ना किया हो। इवन फॉर्मेट टू फॉर्मेट वो बॉलिंग को फॉर्मेट की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज कर देते थे। उनका एक्शन तो परफेक्ट था ही, लेकिन 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विंग करा देना बॉल को, वो कुछ अलग ही बात थी। आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर बनने से लेकर 6 साल कंसिस्टेंटली नंबर 1 पर रहना ये कोई आम बात नहीं थी। डेल स्टेन अपनी स्विंग के लिए तो जाने जाते ही थे, लेकिन जो स्टेन को खास बनाती थी वो थी उनकी रिवर्स स्विंग। जब भी हम रिवर्स स्विंग की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जिमी एंडरसन आते हैं, लेकिन जिमी एंडरसन या फिर कोई और साउथ अफ्रीकन बॉलर भी अपने होम कंडीशन में लाइक इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका में ही रिवर्स स्विंग ढंग से करा पाते थे। बट डेल स्टेन ने एशिया में जाके रिवर्स स्विंग को मास्टर किया था, जो कि किसी और फास्ट बॉलर के लिए इम्पॉसिबल सी बात थी। इसका प्राइम एग्जांपल है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का वो नागपुर टेस्ट, जो कि 2010 में हुआ था, और रिवर्स स्विंग कराते ही स्टेन ने 7 विकेट लेके साउथ अफ्रीका को एक इनिंग से जितवा दिया था। इसके बारे में हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर लिया है। और डेल स्टेन के एग्रेसिव सेलिब्रेशंस को कौन ही भूल सकता है। उनके इसी कम्पिटिटिव नेचर ने उन्हें कई सालों तक नंबर 1 पे रखा और फास्ट बॉलिंग वर्ल्ड को काइंड ऑफ डोमिनेट भी किया। क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने डेल स्टेन के बारे में एक बात अक्सर कही है कि भले ही डेल स्टेन वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बॉलर ना हो, लेकिन जब वो अपने प्राइम में बॉलिंग करते थे तो ऐसा लगता था कि उनसे बेहतर बॉलर ना कोई पैदा हुआ है और ना ही हो पाएगा। बट डेल स्टेन का ये प्राइम केवल 2014 तक ही रहता है और 2015 से उनका करियर और बॉलिंग दोनों में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। 2015 के स्टार्टिंग में स्टेन उसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो अपने 400 टेस्ट विकेट पूरे कर लेते हैं। डेल स्टेन का बाकी का साल कुछ ज्यादा खास नहीं रहता, मगर उस साल से एक दर्दनाक पल भी हमारे सामने आता है, जो कि था 2015 का ओडीआई वर्ल्ड कप, जहां सेमीफाइनल में शॉकिंगली साउथ अफ्रीका को बाहर होना पड़ा था न्यूजीलैंड से हार के। वो हार इतनी दर्दनाक थी कि साउथ अफ्रीका के ऑलमोस्ट सभी प्लेयर्स इमोशनल होकर आंसू बहाने लग गए थे उसी ग्राउंड पर। मगर जिसके लिए मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगा था वो थे डेल स्टेन। डेल स्टेन उस टाइम पर वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर थे, लेकिन उस सेमीफाइनल में उनकी तरफ से वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई जो हम सभी क्रिकेट फैंस उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उस मैच में वो अपने 8 से 9 ओवर के स्पेल में केवल एक ही विकेट ले पाते हैं और 76 रन तक दे देते हैं विद एन इकोनॉमी ऑफ 8.60। उस ईयर वो 47 विकेट ही ले पाते हैं। 2006 के बाद ऐसा पहली बार था कि स्टेन ने एक साल में 50 विकेट भी ना लिए हो, जिससे पता चलता है कि उनका डाउनफॉल वहां से शुरू हो चुका था। स्टेन का डाउनफॉल 2019 तक चलता है, जिसके बाद वो फाइनली रिटायरमेंट ले लेते हैं। इस डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह उनके साथ होने वाली इंजरीज थी। एक फास्ट बॉलर को उसके करियर में इंजरीज ना हो ऐसा कैसे हो सकता, लेकिन स्टेन के करियर में उन्हें इतनी फ्रीक्वेंट इंजरीज हुई कि वो वहां से अपना कमबैक कर ही नहीं पाए। 2016-17 में उन्हें शोल्डर इंजरी हो जाती है और वो अपने करियर के 14 महीने बस इसी इंजरी से रिकवर होने में लगा देते हैं। इसी बीच वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी भी मिस कर देते हैं। हालांकि वो 2018 में इंटरनेशनल कमबैक देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और डेल स्टेन अपना करियर 439 टेस्ट विकेट्स, 195 ओडीआई विकेट्स और 64 टी20 विकेट्स के साथ खत्म कर देते हैं। 2021 में वो सारे फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि डेल स्टेन को आए दिन इंजरीज ना हुई होती तो वो अपने करियर में और बेटर कर सकते थे, लेकिन जो नंबर्स उन्होंने एट द एंड अचीव किए हैं वो काफी काबिल तारीफ थे। एंड इन नंबर्स को देख के कोई नहीं कह सकता कि ये नंबर्स जिस बॉलर्स के हैं। वो अपने करियर के आखिरी 4-5 साल इंजरीज में काट रहा था। डेल स्टेन ने अपने करियर के स्टार्टिंग में कहा था कि जब वो 18 साल के थे तो वो अपने आप को बॉलिंग करते हुए विजुलाइज करते थे, जिसमें वो एलन डोनाल्ड की तरह लीप करना चाहते थे, शोएब अख्तर की तरह तेज फेंकना चाहते थे और शॉन पॉलॉक की तरह एक्यूरेट होना चाहते थे, जो कि उनके बॉलिंग के लिए पैशन को साफ साफ दर्शाता है। जब 2019 में ये सब शोएब अख्तर ने खुद सुना तो उन्होंने विदाउट एनी हेजिटेशन ये कह दिया कि डेल स्टेन ने अपने करियर में ये सब कुछ अचीव कर लिया है। उसने सारी चीजें कर ली है ना, सारी चीजें कर ली। इसलिए डेल स्टेन बाकी फास्ट बॉलर से काफी अलग और अग्रेसिव थे और उनके इसी अग्रेसिव नेचर ने उन्हें एक ब्रूटल फास्ट बॉलर बनने में काफी मदद करी थी। वेल, ये थी स्टोरी डेल स्टेन की। अगर आपको शिखर धवन के करियर के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर क्लिक करो। अगर आपको गौतम गंभीर के करियर के ऊपर वीडियो देखना है तो इस वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।